हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपके जीआईसीएलटी ग्रेड लेक्चरर की तैयारी बिल्कुल मस्त चल रही होगी। तो साथियों, आप जानते हैं मैं आपके जनरल स्टडीज़ का अध्ययन करा रहा हूं। जनरल स्टडीज़ में अभी हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत ये जो है आज हम लोग 6वां पार्ट कवर करेंगे, जिसके अंतर्गत इन सारे टॉपिक्स को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। जिसमें आप जानते हैं कि रेगुलर बेसिस पर शाम को 7 बजे हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर आपको वीडियोज प्राप्त होती हैं, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो विभिन्न एग्जाम्स अभी तक हुए हैं उन एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आप जानते हैं साथियों, मैं जो क्वेश्चंस होता है उसके अतिरिक्त जो अन्य विकल्प होते हैं उनके बारे में भी डिस्कस करता हूं। तो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होते हैं, बट अगर आप उनको नहीं लिखेंगे तो सब भूल जाएगा, और लिखेंगे तो आपका बहुत समय जाएगा। तो ऐसे में अपने पास इतना समय नहीं, इसलिए मैंने इन सारे मैटर को लिखा हुआ एक ग्रुप बनाया हुआ, उस ग्रुप में भेज देता हूं। उस ग्रुप में जुड़ने के लिए आप व्हाट्सएप पर इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एक छोटी सी फीस पे करके आप उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं, ठीक है। जिसमें मैं जो भी सप्ताह भर पढ़ाता हूं, संडे को टेस्ट ले लेता हूं। और लास्ट टाइम संडे को जो टेस्ट हुआ था उसमें बहुत सारे साथियों ने बहुत अच्छा स्कोर किया और बहुत सारे साथियों ने 100% स्कोर किया है, ठीक है। तो यहां पर उसके रिजल्ट्स भी आप देख सकते हैं। साथियों, आप जानते हैं जीआईसीएलटी ग्रेड हो, लेक्चरर हो, इनका जो सिलेबस है इसको कवर करने का यही तरीका है। चूंकि डिटेल में अगर हम पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर हमें हमारा सब्जेक्ट प्रभावित होगा। इस तरीके से आप रेगुलर बेसिस पर अगर आप मेहनत करते जाएंगे तो आप अपने जो है जीएस वाले पोर्शन में भी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन है भैया, कैबिनेट मिशन 1946 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। देखो यहाँ पर, तो कैबिनेट मिशन 27 मार्च 1946 ईस्वी को दिल्ली में पहुंचा, ठीक है। और उसने जो है सुझाव दिया कि एक केंद्रीय सरकार होनी चाहिए जो कम से कम कुछ विशेष विषयों पर अपना नियंत्रण रखे। अब आपको बताना है कि इन जो है जो कूट दिया है, एक सही है, दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ठीक है। ना तो एक ना तो दो सही है। आपको बताना मित्र सही विकल्प क्या होगा। सही विकल्प है बी यहाँ पर, ठीक है। केवल दो। लेबर जो है यहाँ पर देखें ध्यान से, लेबर पार्टी के नेता एटली ने जनवरी 1946 में भारतीय नेताओं से अनौपचारिक स्तर पर बातचीत करने के लिए एक संसदीय दल जिसे कैबिनेट मिशन को भारत भेजने का निर्णय लिया। यह मिशन 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका क्या था, ये 24 मार्च ना कि 27 मार्च, कब पहुंचा था, 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन, तो प्रथम अंतरिम सरकार जो है राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई। अब आपको बताना है, 4 विकल्प हैं। देखो यहाँ पर 22 अगस्त 1946 को, 24 अगस्त 1946 को, और 23 अगस्त 1946 को, 25 अगस्त 1946 को। तो यहाँ पर बताइए भैया सही विकल्प क्या है। सही विकल्प है बी, 24 अगस्त 1946 को। कैबिनेट मिशन योजना के तहत 24 अगस्त 1946 को प्रथम अंतरिम सरकार, जो अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई। इस घोषणा में यह प्रावधान था कि अंतरिम राष्ट्रीय सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार ग्रहण करेगी, ठीक है भैया। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। भैया देखो यहाँ पर निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान की संविदा समिति का सदस्य नहीं था। 4 विकल्प है यहाँ पर देखें, एन गोपाल स्वामी आयंकर, ठीक है, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, एस एन मुखर्जी। सही विकल्प क्या है। सही विकल्प भैया एस एन मुखर्जी। ध्यान से समझिएगा, ये जो संविदा समिति है इसको ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं, ठीक है। तो इसका कौन, ये जो 4 विकल्प दिए गए हैं इनमें से कौन ऐसे सदस्य हैं जो इस ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य नहीं थे, तो आपको बताना है। देखो यहाँ पर भारतीय संविधान की जो प्रारूपण समिति यानी जिसे संविदा समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी हम कहते हैं, उसमें जो है अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अतिरिक्त 6 और सदस्य थे, ठीक है। अब उसमें अगर हम बात करें, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर साहब थे, और एन गोपाल स्वामी अय्यर थे, के एम मुंशी थे, ये 3 थे, ठीक है। उसके इनके अतिरिक्त जो है एन माधव राव थे, ठीक है, और एन गोपाल स्वामी आयंकर थे, ठीक है, टी टी कृष्णामाचारी थे, और सैयद मोहम्मद सदाउल्ला थे, और ये जो है एस एन मुखर्जी साहब नहीं थे। ध्यान से एक बार और बात समझिएगा, इनमें जो है बी एल मित्र, जो बी एल मित्र थे उनके स्थान पर जो है एन माधव राव शामिल हो गए थे, और डीपी खेतान की मृत्यु हो गई थी तो उनकी जगह पर टीटी कृष्णामाचारी को सदस्य बनाया गया। ध्यान समझिएगा मित्र, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये पूछे जा सकते हैं, इसलिए इनको बहुत डिटेल से चीज़ों को बताने का प्रयास किया गया। यहाँ पर देखिए, भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। देखो 22 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 और 22 जुलाई 1947, ठीक है, 22 जुलाई 1948। ध्यान समझिएगा मित्र, यहाँ पर है सी विकल्प 22 जुलाई 1947, ठीक है।
तो आप जानते हैं कि हमारा जो देश है वो आज़ाद हुआ था कब? 15 अगस्त 1947 को। लेकिन 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। इसे अपनाने के बाद 15 अगस्त 1947 को यह भारत का राष्ट्रीय ध्वज बन गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मित्र। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी 18 जुलाई 1947 को। ठीक है, 17 जुलाई 1947 को, 20 जुलाई 1947 को, 21 जुलाई 1947 को। यहाँ पर देखिए इतने क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम्स में। तो जो सही विकल्प होगा भैया आपको बताना, सही विकल्प है ये 18 जुलाई 1947 को। देखिए यहाँ पर माउंटबेटन योजना के आधार पर ही 4 जुलाई 1947 ईस्वी को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पेश किया गया। 18 जुलाई 1947 ईस्वी को इसे स्वीकृति मिल गई। इसी के अनुसार 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत और पाकिस्तान में देश का विभाजन कर दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मित्र अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखो, नई दिल्ली में 1947 में जो है आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में निम्नलिखित में किसने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था? एक बात को ध्यान से समझिएगा मित्र। यहाँ पर है नई दिल्ली में 1947 में आयोजित जो अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में कौन ऐसे सदस्य थे जो है किसने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था? गोविंद बल्लभ पंत, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जेबी कृपलानी, अब्दुल कलाम आज़ाद। तो देखिए यहाँ पर जो आपका विकल्प सही है भैया वो है डी, अबुल कलाम आज़ाद साहब। ठीक है, तो नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में अबुल कलाम आज़ाद ने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया। विभाजन प्रस्ताव 14 जून 1947 के कांग्रेस समिति की बैठक में गोविंद बल्लभ पंत ने पेश किया था। ठीक है, आगे बढ़िए भैया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की? माउंटबेटन ने, रेडक्लिफ, जेम्स बोल्ट, रिचर्डसन। देखो यहाँ पर तो ये है भैया बी विकल्प, रेडक्लिफ। ध्यान समझिएगा मित्र, भारत विभाजन के संदर्भ में सीमाओं का विभाजन करने के लिए अंग्रेजी सरकार ने रेडक्लिफ की अध्यक्षता में एक सीमा आयोग नियुक्त किया, जिसका काम हिंदू तथा मुस्लिम बहुसंख्यक वाले संलग्न प्रदेशों अथवा ग्रामों का मानचित्रों पर निर्धारण करना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मित्र अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखो, 30 जनवरी 1947 को रेडियो पर किसने कहा था राष्ट्रपिता अब नहीं रहे? देखो ये भैया इंपॉर्टेंट कोटेशन बन जाता है कि किसने जो है 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की मृत्यु की सूचना दिया था। तो अब इसमें देखिए सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, राजगोपालचारी। तो देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखो 30 जनवरी 1947 ईस्वी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या की सूचना रेडियो पर देते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि राष्ट्रपिता अब नहीं रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मित्र अगला क्वेश्चन। देखो यहाँ पर अगला है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत कलकत्ता में संस्थापित सुप्रीम कोर्ट का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? विलियम पिट, हेनरी वेंसिटार्ट और एलिजा इम्पे चॉप चानार्क। आपको बताना भैया सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है यहाँ पर सी, एलिजा इम्पे। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम्स में कई बार पूछे गए और जो भी स्क्रीन पर एग्जाम ये क्वेश्चन दिख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप तैयार रखें। देखिए और इसके अतिरिक्त जो भी चीज़ें आपको विकल्प के रूप में या अतिरिक्त एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताए जा रहे हैं क्योंकि आप उनको लिख नहीं पाएंगे, इसलिए मैं आपको कहूँगा कि आप पीडीएफ ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। उस ग्रुप में सब कुछ लिखा हुआ पीडीएफ आपको मिल जाता है, जिससे आपका समय बचेगा। आप वीडियो को देखने के बाद आराम से रिवीजन कर लीजिए, आपकी तैयारी अच्छी होती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत जो है कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय 1774 ईस्वी में स्थापित किया गया और सर एलिजा इम्पे मुख्य न्यायाधीश तथा चेम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड अन्य जो है न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप और शेयर ना किया हो तो ये सब कर लीजिएगा भैया। देखिए क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों की समाप्ति निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, ठीक है, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, इनमें से कोई नहीं। देखो यहाँ पर मित्र सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है बी, 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 ईस्वी में के जो चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। अब वह केवल चाय और चीन के साथ ही व्यापार कर सकती थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मित्र अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखो, भारत में अप्रत्यक्ष
निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी? अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा की बात हो रही है। 1861, 1892, 1909 और 1919 में। आपको बताना मित्र सही विकल्प क्या है। सही विकल्प है बी, 1892 में। भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की पद्धति वर्ष 1992 में आरंभ की गई। ठीक है। भारतीय परिषद अधिनियम 1992 के अंतर्गत केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के लिए गैर सरकारी सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से करने का प्रावधान था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं मित्र, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन थे? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, सुभाष चंद्र बोस, भीमराव अम्बेडकर साहब, चारू मजूमदार। तो सही विकल्प है भैया सी, यहाँ पर यही भीमराव अम्बेडकर साहब। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब थे। इनके अन्य सदस्यों में दादा साहेब रूपवते तथा एन शिवराज भी थे। ठीक है। यह एक राजनीतिक पार्टी थी। आगे बढ़ते मित्र, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो। निम्नलिखित में से किसे ने मई 1928 को बम्बई में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता की? सर तेज बहादुर सप्रू, ठीक है, मोतीलाल नेहरू, डॉक्टर M.A. अंसारी, सर अली इमाम। देखो यहाँ पर सही विकल्प क्या होगा? सही विकल्प भैया सी, डॉक्टर M.A. अंसारी। 19 मई 1928 को मुंबई में M.A. अंसारी के नेतृत्व में हुए दूसरे सर्वदलीय सम्मेलन में पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक 8 सदस्यीय समिति की स्थापना की गई, जिसे भारत के संविधान के सिद्धांतों का निर्धारण करना था। ठीक है। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में स्थापित समिति के सदस्य थे तेज बहादुर सप्रू, सुभाष चंद्र बोस, M.M. अडे, मंगल सिंह, अली इमाम, G.R. प्रधान, शोएब कुरैशी। ये सब जो है इनके सदस्य थे। तो आगे बढ़ते हैं मित्र, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन था? जोनाथन डंकन, सर विलियम जोन्स, वारेन हेस्टिंग, विलियम बेंटिंग्स। आपको बताना मित्र सही विकल्प क्या होगा? सही विकल्प है बी, सर विलियम जोन्स। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 15 जनवरी 1784 ईस्वी को सर विलियम जोन्स ने कलकत्ता में किया था। इसकी स्थापना के समय वारेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर जनरल था। इस सोसाइटी के स्थापना का मुख्य उद्देश्य भारतीय पाश्चात्य शिक्षा, साहित्य व ग्रंथों का अनुवाद आंग्ल भाषा में करना था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं मित्र, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो। वायसराय लॉर्ड कर्जन ने मिस्टर थॉमस रॉबर्टसन को अपने कार्यकाल में भारत किस संदर्भ में बुलाया था? शिक्षा में सुधार, न्यायिक सुधार, सैनिक सुधार, रेलवे में सुधार। तो सही विकल्प भैया बताइए। यहाँ पर डी है, रेलवे में सुधार। 1899 से 1905 तक यानी 1899 से 1905 तक भारत के वायसराय रहे लॉर्ड कर्जन ने रेलवे सुविधाओं में सुधार हेतु 1901 में थॉमसन रॉबर्टसन को भारत बुलाकर उनकी अध्यक्षता में रेलवे में सुधार हेतु एक रेलवे कमीशन गठित किया। इनकी सिफारिश पर ही रेलवे विभाग को समाप्त कर एवं रेलवे के प्रबंधन को सार्वजनिक कार्य विभाग के हाथों से हटाकर एक नए रेलवे बोर्ड बनाकर उन्हें सौंप दिया था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं मित्र, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो। निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की जो है 1932 में स्थापना की? B.G. गोखले, M.K. गांधी, B.R. अम्बेडकर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान से समझिएगा। सही विकल्प है बी, M.K. गांधी। हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने किया था 1932 में? गांधी साहब ने। अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ, जिसकी स्थापना महात्मा गांधी जी के द्वारा 1932 ईस्वी में हिंदू समाज से अस्पृश्यता मिटाने के उद्देश्य से किया गया। इसके प्रथम अध्यक्ष प्रसिद्ध उद्योगपति घनश्याम दास बिड़ला तथा सचिव जो है अमृतलाल विठल दास ठक्कर हुए। संघ का मुख्यालय गांधी आश्रम किंग्सवे कैंप दिल्ली में है। ठीक है। यहाँ आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर। रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक चारू मजूमदार, भीमराव अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही विकल्प क्या है भैया? भीमराव अम्बेडकर। ठीक है। भारतीय रिपब्लिकन पार्टी के संस्थापक भीमराव अम्बेडकर थे। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना 3 अक्टूबर 1957 को की गई। पार्टी का अध्यक्ष अम्बेडकर के निकट सहयोगी रहे मद्रास के वयोवृद्ध नेता राय बहादुर एन शिवराज को चुना गया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं मित्र, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो। लॉर्ड माउंटबेटन ने किसे वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया? महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल
नेहरू। तो सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है ए महात्मा गांधी। लॉर्ड माउंटबेटन ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि प्रदान की थी। गांधी जी के बारे में लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था, जो काम 50,000 हथियार बंद सिपाही नहीं कर सकते थे, वह काम गांधी जी ने कर दिखाया। ठीक है, आगे बढ़ते मित्र, अगला क्वेश्चन देखो। यहाँ पर लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? गाजीपुर में, बलिया में, वाराणसी, गोरखपुर में। तो यहाँ पर भैया जो सही विकल्प है वो है ए। कहाँ पर स्थित है? गाजीपुर में। गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में स्थित है। इन्हें जो है अस्थाई बंदोबस्त का जनक माना जाता है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। सिंध विलय के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड एलन बरो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, बहुत बार पूछा गया है। उससे पहले यार देखो, वीडियो बहुत मेहनत से बनती है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, हाई पोस्ट ना किए हो तो कर लो। ठीक है, तो ये देखो भैया सही विकल्प क्या है? लॉर्ड एलन बरो। क्या सही है? सिंध विलय के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बरो था। या ध्यान समझिएगा मित्र, 1842 ईस्वी में ऑकलैंड के स्थान पर लॉर्ड एलन बरो गवर्नर जनरल के रूप में भारत आया। सितंबर 1842 ईस्वी में उसे जो है मेजर आउट्रम के स्थान पर चार्ल्स नेपियर को सिंध में कंपनी का रेजिमेंट नियुक्त किया गया। क्या नियुक्त किया गया? कंपनी का रेजिडेंट। ठीक है, अगस्त जो है 1843 ईस्वी तक समस्त सिंध अंग्रेजी राज्य में सम्मिलित कर लिया गया। अगर हम बात करें लॉर्ड मेयो की, तो लॉर्ड मेयो भैया ये भारत में इसका जो कार्यकाल था 1869 ईस्वी से 1872 ईस्वी तक था। अगर हम लॉर्ड डलहौजी की बात करें तो 1841 ईस्वी से 1856 ईस्वी तक इसका कार्यकाल था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मित्र अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखो, ये है भारत में डाक टिकट का चलन किसने प्रारंभ किया? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड बेबल। तो देखो यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो आपको बताना है। सही विकल्प है सी, लॉर्ड डलहौजी। भारत में डाक टिकट का प्रचलन सर्वप्रथम जो है लॉर्ड डलहौजी ने 1854 कब किया था? 1854 ईस्वी में प्रारंभ किया था। और 2 पैसे की दर पर कहीं भी पत्र भेजा जा सकता था उस समय। ठीक है, 1854 ईस्वी में पारित पोस्ट ऑफिस एक्ट द्वारा 3 प्रेसिडेंसियों बंगाल जो है बम्बई, मद्रास में डाकघरों की अच्छी देखरेख के लिए एक महानिदेशकों की नियुक्ति की गई। इसके अतिरिक्त रेलवे लाइन, विद्युत तार, सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा लोक शिक्षा विभाग लॉर्ड डलहौजी की अन्य उपलब्धियां थी। ठीक है, तो ये आपको जानना चाहिए, इतना इंपॉर्टेंट था। आगे बढ़ते हैं भैया अगला क्वेश्चन। द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब के लेखक कौन थे? बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह, भगवती चरण वोहरा, रास बिहारी बोस। तो ये आपको बताना भैया सही विकल्प क्या है? भगवती चरण वोहरा। ठीक है, 23 दिसंबर 1929 को क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के स्तंभ वायसराय की गाड़ी को उड़ाने का प्रयास किया, जो असफल रहा। गांधी जी ने इस घटना पर एक कटुतापूर्ण लेख बम की पूजा लिखा। ठीक है, जिसमें उन्होंने वायसराय को देश का शुभचिंतक तथा नवयुवकों को आज़ादी के रास्ते में रोड़ा अटकाने वाला कहा था। ठीक है, इसी के जवाब में भगवती चरण वोहरा ने बम का दर्शन लेख लिखा था। ठीक है, द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब लिखा, जिसका शीर्षक हिंदुस्तान प्रजातंत्र समाजवाद सभा का घोषणा पत्र रखा गया था। और भगत सिंह ने जेल में इसे अंतिम रूप दिया। 26 जनवरी 1930 को इसे देश भर में बांटा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मित्र अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखो, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने अनारकली की दंत कथा का उल्लेख किया है? तो देखो यहाँ पर सही विकल्प चार विकल्प है। सर थॉमस रो, विलियम हॉकिंस, रॉल्फ फिंच और विलियम फिंच। देखो यहाँ पर सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है डी, विलियम फिंच। ठीक है, विलियम फिंच हॉकिंस के साथ ही 1608 ईस्वी में सूरत बंदरगाह पर उतरा था। ठीक है, एक बार ध्यान से समझिएगा, विलियम फिंच जो है हॉकिंस के साथ 1608 ईस्वी में सूरत बंदरगाह पर उतरा था। उसने जो है 17वीं शताब्दी में भारत के व्यापारिक मार्गों जैसे सूरत, बुरहानपुर, उज्जैन, फतेहपुर सीकरी आदि जैसे नगरों के दुर्गा जेलों और धार्मिक परंपराओं आदि का विस्तृत वर्णन किया। सलीम और अनारकली की दंत कथा का उल्लेख करने वाला वह एकमात्र विदेशी यात्री था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखो मित्र, यह है राष्ट्रवाद का प्रचार एवं प्रसार के लिए बाल गंगाधर तिलक द्वारा निकाला गया समाचार पत्र क्या था? युगांतर, केसरी, देशभक्ति, क्रांति। तो यहाँ पर भैया सही विकल्प क्या होगा? सही विकल्प है आपका बी, केसरी। देखो यहाँ पर राष्ट्रवाद का प्रचार प्रसार करने के लिए बाल गंगाधर तिलक ने केसरी यानी मराठी में समाचार पत्र निकाला था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कई बार पूछे गए हैं, तो ध्यान से समझिएगा। संस्कृत के 4 अध्याय
पुस्तक के लेखक कौन हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामाधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद। तो सही विकल्प क्या है मित्र? सही विकल्प है आपका बी, रामधारी सिंह दिनकर। संस्कृत के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। इस पुस्तक में दिनकर जी ने भारत के सांस्कृतिक इतिहास को 4 भागों में बांटकर लिखने का प्रयास किया है। रेणुका और हुंकार, रसवंती, सामधेनी, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रश्मरथी आदि रामधारी सिंह दिनकर की अन्य जो है महत्वपूर्ण रचनाएं थी। ठीक है, आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। डेथ इन बनारस पुस्तक के लेखक कौन है? मीना कौशिक, ठीक है, जोनाथन पैरी, बीडी त्रिपाठी, रॉन बरेट। देखो इंपॉर्टेंट है भैया, पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिएगा जो सही विकल्प है मित्र वो है बी, जोनाथन पैरी। डेथ इन बनारस के लेखक कौन है? जोनाथन पैरी हैं। इनके जो अन्य पुस्तकों के नाम है जैसे द पॉलिटिक्स ऑफ पेट्रोटिज्म और क्लासेस ऑफ लेबर, कास्ट एंड किनशिप इन कांगड़ा आदि इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं मित्र अगला क्वेश्चन। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक कौन थे? पार्थ सारथी गुप्त, एस गोपाल जो है, बी आर नंदा, बिपिन चंद्र। तो भैया बताओ सही विकल्प क्या? सही विकल्प है डी, बिपिन चंद्रा। देखो यहाँ पर द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक कौन है? बिपिन चंद्र साहब हैं। आगे बढ़ते मित्र अगला क्वेश्चन। देखो यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से मिलाओ और आपको बताना है, मिलान करना है। दिए गए कूट से सही उत्तर आपको बताना है। ये है कूट आपका और सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। तो भैया इसमें हम देखते हैं जो सही विकल्प है वो है फिलहाल बी। ये है 4 1, देखो 4 1, ठीक है, उसके बाद फिर है 2, फिर उसके बाद है 3, यहीं बच ही रहा। तो यहाँ पर देखो मित्र जो मिलान किया गया, ईश्वरचंद्र विद्यासागर जो है, सोम प्रकाश इनका समाचार पत्र था। ये महान पर्सनालिटियाँ हैं, ठीक है, और इनका जो समाचार पत्र था ईश्वर चंद्र विद्यासागर साहब का सोम प्रकाश था। ठीक है, घोष ब्रदर अमृत बाजार पत्रिका, इनका क्या था? अमृत बाजार पत्रिका। बाल गंगाधर तिलक दी केसरी, जैसा कि अभी हम पहले ही पढ़ चुके हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी इनका दी बंगाली था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखो समाचार पत्र के निम्नलिखित में से किस एक संपादक को चापेकार बंधुओं के पक्ष में लिखने के कारण दादा भाई नौरोजी द्वारा कांग्रेस के किसी अधिवेशन में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया गया था? तो 4 विकल्प है, बाल गंगाधर तिलक, शिवराम महादेव जो है परांजवे और एम.जी. रानाडे, बी.डी. सावरकर। ठीक है, तो आपको बताना है मित्र सही विकल्प क्या है। सही विकल्प है ए, बाल गंगाधर तिलक। देखो यहाँ पर कांग्रेस के उग्रवादी तथा अतिवादी कहे जाने वाले नेताओं में प्रमुख बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, बिपिन चंद्र पाल व लाला लाजपत राय। इन्होंने जो है स्वराज, स्वदेशी व बहिष्कार का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? तिलक साहब ने दिया था। ठीक है, वे एक संपादक भी थे। चापेकर बंधुओं के पक्ष में लिखने के कारण दादा भाई नौरोजी द्वारा कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेने की वजह से उनको मना कर दिया था कि भैया तुम भाग न लिया करो, इसमें जो है पार्टिसिपेट नहीं करना है। तिलक ने केसरी व मराठा पत्र का संपादन किया था। उन्होंने कहा था कि हमारा राष्ट्र एक वृक्ष की तरह है जिसका जो है मूल तना स्वराज है और स्वदेशी जो बहिष्कार आज उनकी जो है शाखाएं हैं। ठीक है, आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखो निम्नलिखित कृतियों में कौन एक बीजी तिलक के द्वारा नहीं लिखी गई, यानी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा नहीं लिखी गई? दी ओरियन, पैराडाइज फाउंड, गीता रहस्य, दी आर्कटिक होम इन दी वेदास। तो भैया ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि आज के इस हम मॉडर्न हिस्ट्री वाले पार्ट को समाप्त करेंगे, इसलिए हम 30 से अधिक क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे जिससे कि आज हम इसको समाप्त कर सकें। तो देखो यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका बी, पैराडाइज फाउंड। क्या है? पैराडाइज फाउंड। दी ओरियन, गीता रहस्य, द आर्कटिक होम इन द वेदाज, ये बाल गंगाधर तिलक की जो है प्रमुख रचनाएं थी, जबकि पैराडाइज फाउंड जॉन मिल्टन की रचना है। ठीक है, आप जानते हैं कि अंग्रेजी के एक महान लेखक या कवि हम कह सकते हैं, या लेखक कवि सब कुछ कह सकते हैं, जिन्होंने क्या थे पैराडाइज फाउंड को उन्होंने लिखा है। पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज फाउंड, ये सब उन्हीं की रचना है। तो यहाँ पर देखो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई? 1900 में, 1901, 1902, 1903। तो सही विकल्प क्या है मित्र? सही विकल्प है आपका बी, 1901 में। ठीक है, ये आपका इस जो है प्रैक्टिस का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। भारत के आरंभिक राष्ट्रवादियों में दादा भाई नौरोजी का
एक जो है का महत्वपूर्ण स्थान है। उन्हें ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। 1901 ईस्वी में प्रकाशित पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक थी। दादा भाई नौरोजी राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष भी रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अंतिम क्वेश्चन की ओर। प्रसिद्ध पुस्तक द मास्टर एज आई साहिब का लेखक कौन था? एनी बेसेंट और मादाम ब्लावत्स्की, सिस्टर निवेदिता, विवेकानंद। तो देखो सही विकल्प क्या है? सिस्टर निवेदिता, ये आपका सही विकल्प है। पुस्तक जो है आपकी प्रसिद्ध पुस्तक द मास्टर एज आई साहिब का लेखक जो है सिस्टर निवेदिता थी। सिस्टर निवेदिता एक ब्रिटिश आयरिश सामाजिक कार्यकर्ता, लेखिका, शिक्षक एवं स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी। उनका मूल नाम मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल था। स्वामी विवेकानंद ने उन्हें भारत के इतिहास, दर्शन, परंपराओं और साहित्य के बारे में समझाया। नोबल ने जो है ब्रह्मचर्य का पालन करने का फैसला लिया था और उन्हें निवेदिता नाम दिया गया, जिसका अर्थ होता है समर्पित व्यक्ति। ठीक है, तो इस तरीके से आज हम लोगों ने 32 क्वेश्चन सॉल्व किया और जो है मॉडर्न हिस्ट्री पार्ट को हम यहाँ से ख़त्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। कोई सुझाव हो कमेंट करिएगा। फिलहाल उम्मीद है कि आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप, शेयर कर चुके होंगे और इसके साथ साथ अगर अभी तक पीडीएफ ग्रुप ज्वाइन ना किए हो तो बिना देर करते हुए ज्वाइन करिए, क्योंकि टेस्ट होता है, कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती है, आप उससे जुड़ करके उसका फ़ायदा उठाएं। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।